बहुत अहम मीटिंग थी आज और बहुत अहम फैसले किए गए हैं उस मीटिंग में। ज़ाहिर सुबह से इतलात आना शुरू हो गई थी। पहले ये इतलात आई जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब अख्तर, बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली ज़फ़र ने जो प्रोसीडिंग्स हैं वो उनको छोड़कर चले गए हैं। फिर अली ज़फ़र साहब बाहर आए और उन्होंने वजूहात भी बताई कि जो 26वें आईनी तरमीम का मामला था उस पर फैसला हो जाता, इस बात पर इख्तिलाफ था और इसलिए प्रोसीडिंग्स को छोड़ा गया। मगर फिर खबर ये भी आई कि जस्टिस याया अफरीदी, चीफ जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दरमियान बहुत तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। क्या मामला रहा? नहीं, देखिए, तल्ख जुमलों का इस तरह से कोई वो नहीं हुआ, तबादला हुआ। मंसूर अली शाह साहब का कहना यह था कि उन्होंने खत लिखा है और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का भी, और उस वक्त तक इस मीटिंग को पोस्टपोन किया जाए जब तक 26वीं तरमीम का या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो ट्रांसफर्स हुई हैं उनमें सीनियरिटी वाले मसले पर जब तक फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक जो है वो मीटिंग को पोस्टपोन करना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है हमारा और कमीशन की मीटिंग जो है वो पोस्टपोन नहीं की जा सकती। बाकी जो चीजों का फैसला है वो प्रॉपर फोरम में वो जुडिशरी होगा। तो फिर उनकी तरफ से वॉकआउट या बॉयकॉट किस नुक्ते पर हुआ? इसी के ऊपर के उन्होंने कहा कि हमारे जो है खत के मुताबिक मीटिंग चूंकि पोस्टपोन नहीं हो रही है इस वजह से हम इसका हिस्सा नहीं बनते। और इस सब में कोई बहस नहीं हुई, वो सिंपल उठकर चले गए ये नुक्ता सुनने के बाद? कोई ज्यादा बहस नहीं हुई। चीफ जस्टिस साहब ने चूंकि वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया था कि ये मीटिंग पोस्टपोन नहीं हो सकती और आप वेट करें, ज्वाइन करें आप प्रोसीडिंग्स को और उसके बाद आप इसको देखें। लेकिन उन्होंने जो है वो बायकॉट करना मुनासिब समझा। अच्छा, मगर क्या ये आपके लिए भी अहम मामला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सीनियरिटी का मामला है वो तय पा जाए? क्योंकि इतलात यही है कि जस्टिस जो आमिर फारूक साहब हैं उनकी जो सुप्रीम कोर्ट में तैनाती है उसकी आपने भी मुखालफत की। जी, मैंने मुखालफत इसलिए ही की थी क्योंकि देखिए जो सरफराज डोगर साहब की जो सीनियर उनको प्यूनी जज बनाया गया ट्रांसफर के बाद वो डिस्प्यूटेड है और उस चीफ जस्टिस साहब ने भी जो है वो ये कहा कि भाई मैं भी ये जाती तौर पर ये समझता हूँ, उनका व्यू ये जुडिशल उसके लिहाज से नहीं है, जाती तौर पर है कि वो भी इस कोई सीनियरिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो सीनियर मोस्ट नहीं हो सकते। तो मेरा कहना भी ये था कि जब तक ये फैसला नहीं हो जाता कि सीनियर जज कौन है या अगर चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है तो एक्टिंग चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस कौन होगा, उस वक्त तक आमिर फारूक साहब को जो है वो नहीं लाया जाए। उनके ऊपर कोई ना हमारा इंटेग्रिटी का या कोई और मसला नहीं है, सिर्फ इस नुक्ते के ऊपर था कि आइंदा के लिए इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व होना चाहिए ताकि इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वो हमारी बेहतर हो। और फिर उनके हक में क्योंकि जस्टिस याया अफरीदी साहब ने वोट दिया, क्योंकि आप और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने मुखालफत की जस्टिस आमिर फारूक की, तो उनकी तैनाती ना हो पाती सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, अगर चीफ जस्टिस साहब ना वो उनकी फेवर में अपना राइट एक्सरसाइज करते तो फिर नहीं हो सकती थी, फिर 6 उनकी फेवर में होते, मेजॉरिटी नहीं होती। यानी कि जस्टिस याया अफरीदी साहब के वोट ने बहुत अहम किरदार अदा किया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की तैनाती में सुप्रीम कोर्ट में। जी, उसने किया। लेकिन जो है मियां गुल औरंगजेब साहब जो है उनको उन्होंने कहा कि हम जो है एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट का लाना चाहते हैं ताकि टैक्सेशन मैटर्स के हवाले से, तो उसके ऊपर हमारा कोई एतराज नहीं था कि भाई उनको लिया जा सकता है एज एन एक्टिंग जज। आर्टिकल 181 इज क्लियर। और सब क्योंकि ये बड़ी सरप्राइजिंग खबर है, क्योंकि अब ये तो जाहिर है तासुर है ही कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शायद चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मामला चल रहे हैं उसके बाद। मगर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब का कहीं ना कहीं बहरहाल नाम आ रहा था और जाहिर है डोगर साहब की ट्रांसफर हुई है लाहौर हाई कोर्ट से तो वो सीनियरिटी में ऊपर आ गए हैं। ये क्या सरप्राइजिंग है आपके लिए भी कि अचानक हुआ और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब को एक्टिंग जज बनाते सुप्रीम कोर्ट का? जी, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक्टिंग जज के लिए जो है वो जो है चीफ जस्टिस साहब ने ही कहा था कि उनको एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट का जो है वो लिया जाए और वो 6 अदर देन पंजाब हाई कोर्ट के जजेस के जो 6 जजेस की तैनाती का जब अप्रूवल हो गया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें एक और जज जो है वो टैक्सेशन मैटर्स के लिए चाहिए, तो उन्होंने इनका नाम पेश किया तो उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया गया।
मगर आपके ख्याल में ये दुरुस्त होगा जो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं, उसके बाद क्या ये तासुर नहीं जाएगा कि एक तरफ तो ज़ाहिर सीनियरिटी तब्दील हो गई जो कि डिस्प्यूटेड है ऑलरेडी, फिर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो कि उम्मीदवार हो सकते थे चीफ जस्टिस बनने के लिए, अब उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया एक्टिंग जज के तौर पर? मैं समझता हूं कि मेरा तो व्यू यही था कि भाई ये मसले को जो है वो पहले रिजॉल्व कर लिया जाए, और अगर आमिर फारूक साहब को बाद में चीफ जस्टिस वो हैं और सुप्रीम कोर्ट आने के अहल हैं वो आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये इश्यूज जो है रिजॉल्व कर लेने चाहिए तो ज्यादा बेहतर है इंस्टीट्यूशनली मेरे ख्याल में। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट में 8 तैनातियां होनी थी मगर 6 हुई, लाहौर हाई कोर्ट से कोई तैनाती नहीं हो सकी, इसकी क्या वजह है? जी, लाहौर हाई कोर्ट से तैनाती जो है वो इस वजह से जो है वो भी नहीं हो सकी कि जब ये 6 जजेस की कंसिडरेशन हो गई और फिर लाहौर की कंसिडरेशन के हवाले से जो 2 जजेस थे उसके बारे में कुछ रिजर्वेशन थी, क्योंकि पहले उनका नाम सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के लिए और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से भी आया था, तो उस पर कुछ रिजर्वेशन थी और इस वजह से फिर ये फैसला किया गया कि पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती बाद में कंसिडर की जाए। मगर क्या ये सच है कि जस्टिस आलिया नीलम के बजाय हुकूमत चाहती थी कि जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस अली बाकर नजफी का नाम उनको तैनात किया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस आया अफरीदी साहब समेत लोग राजी नहीं थे, वो माजी में भी अपना ओपिनियन दे चुके हैं? देखिए, हुकूमत का मैं नहीं कह सकता कि हुकूमत का मसला नहीं है, ये जुडिशल कमीशन के अंदर अराकीन का मसला है, और कुछ अराकीन का ख्याल ये था कि ये उनके बारे में कोई ऐसी चीज ऑन रिकॉर्ड या सबूत नहीं है कि उनके ऊपर जो बातें की जाती हैं, और इस वजह से उस पिछले मिनट्स को जो मीटिंग के हैं उनको कंसिडर नहीं करना चाहिए, बल्कि इसी तरह ऐसे ही उनको जो है वो बाकी जजेस के साथ कंसिडर करके देखना चाहिए। साहब, जब आपने इस बात की हिमायत की कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तक सीनियरिटी का मसला नहीं होता हल, जब उस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तैनाती ना की जाए, तो आप इस बात के हामी क्यों नहीं है कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो जाता, जिसके हवाले से 4 जजेस ने खत भी लिखा था, क्योंकि जजेस की तादाद बढ़ जाती है और फुल कोर्ट का मुतालबा किया जा रहा है, यही जजेस फुल कोर्ट में होंगे तो बेनिफिशरी ख्याल किए जाएंगे, नहीं होंगे तो फुल कोर्ट नहीं होगा, तो अहम मामला तो अटका हुआ है बहरहाल। लेकिन 26वीं तरमीम का तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर है ना मैटर, वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट उसका फैसला करेगी, लेकिन जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है और उनको बंद कर दिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। जुडिशल कमीशन को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, उसके ऊपर काम करना चाहिए और 26वीं तरमीम के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को उसका फैसला करना चाहिए। अच्छा, मगर मुतालबा ये है ना कि फुल कोर्ट उसका फैसला करे। अब अगर इतने सारे नए जजेस आ गए तो वो फुल कोर्ट में शामिल हो जाएंगे, नहीं होंगे तो वो फुल कोर्ट नहीं होगा। बात यह है कि देखिए 26वीं तरमीम से मैं भी फुल्ली एग्री नहीं करता, बहुत सारी चीजें हैं जो 26वीं तरमीम पर अगर बहस करेंगे तो उस पर मेरी भी तनकीद मौजूद है, लेकिन मेरा कहना यह है कि 26वीं तरमीम चूंकि पार्लियामेंट ने कर दी है और एक जुडिशल कमीशन तश्कील पा गया है, तो उसको उस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के तहत उसको काम करना चाहिए, और 26वीं तरमीम का जो फैसला है वो फुल कोर्ट अगर है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बन की जरूरत ही नहीं थी। वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के बजाय मैं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे की हैसियत से बात करता हूँ कि जो पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतालबा था वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का था। अब पार्लियामेंट ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बना दी हैं, तो इसका फैसला जो है 26वीं तरमीम का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी। जो अमेंडमेंट हुई है, जब तक अमेंडमेंट है पार्लियामेंट या पार्लियामेंट अंडू कर सकती है या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है अंडू कर सकती है। मगर बहरहाल वकला आज एहतजाज कर रहे थे, मगर पाकिस्तान बार काउंसिल ने और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक एलामिया जारी किया जिसमें कहा कि जो एहतजाज है ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रूल ऑफ लॉ के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए और एडहेरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं। जहाँ तक आपकी ये बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो रहा है, अगर ये मान भी लिया जाए तो ये रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सुप्रीमेसी ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए कैसे हो रहा है? जिस तरीके से कोर्ट पैकिंग हो रही है, जिस तरीके से जजेस ट्रांसफर हो रहे हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकला के साथ खड़े होने के बजाय उनके एहतजाज को क्यों मुस्तरद कर रहे हैं?
नहीं, पाकिस्तान बार काउंसिल के अरकान का जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 26वीं तरमीम के हवाले से, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो पॉलिटिकली मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से सोचते हैं, वो उनको अपने सोचने का इख्तियार है। मुझसे जाती तौर पर पूछते हैं तो मैं ये समझता हूं कि भाई 26वीं तरमीम के हवाले से जो तरमीम जब तक है उस वक्त तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसको इसका फैसला करना चाहिए। और साहब, अगर जजेस, अगर वकला एहतजाज कर रहे हैं तो उनके एहतजाज को मुस्तरद करना और कहना ये ठीक नहीं है, और उसमें ये भी कहना कि रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और सुप्रीमेसी ऑफ इंस्टीट्यूशन के लिए ये बार्स खड़े हैं। मतलब ये रूल ऑफ लॉ के लिए हो रहा है आपके ख्याल में, या आपको लग रहा है इंडिपेंडेंट अदलिया आज़ाद हो रही है सबसे जो कुछ हो रहा है? नहीं शाहजेब साहब, ये देखिए कि जो वकला का एक सेक्शन एहतजाज कर रहा है, जो एहतजाज कर रहा है उनका अपना राइट है एहतजाज करने का, उनका जो पॉइंट हुआ है उसके ऊपर, और जो लोग जो बयान आपने बताया है पाकिस्तान बार काउंसिल का और बार एसोसिएशन का, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इस पर लोगों के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और पॉलिटिकल व्यूज है, वो उनको अपने इख्तलाफात का दोनों तरफ से राइट हासिल। अच्छा, उस तरफ से अगर राय आती है, जब हामिद खान साहब से दीगर लोगों से गुफ्तगू करें कि आपका जो सेक्शन है, जो वकला का सेक्शन है पाकिस्तान बार काउंसिल में, सुप्रीम कोर्ट बार में, वो हुकूमत के साथ खड़ा हो गया है, जो इसलिए इस वक्त अदलिया पर हमला हो रहा है उसके हक में। नहीं, ये इस तरह से नहीं है। हुकूमत के साथ खड़े होने की बात जो है वो नहीं है। अगर आप मुझे आप ये कहते हैं तो मैंने तो आपको बताया कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो पर्सनली जो है वो 26 अमेंडमेंट के खिलाफ है, और 26 अमेंडमेंट की कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर हमारी अपनी, देखिए जो हमने शाहजेब साहब जो हमने रूल्स फ्रेम किए थे, और जो रूल्स मंसूर अली शाह साहब की सदारत में जो है ड्राफ्ट रूल हुए थे 26वीं तरमीम से पहले, उसमें भी ये कहा गया था कि सेक्रेटेरिएट कायम होना चाहिए और मॉनिटरिंग मुस्तकिल हाई कोर्ट के जजेस की होनी चाहिए। वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो इस 26 अमेंडमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे दिया गया है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो बार काउंसिल के मुतालबात या उससे पहले वाले के मुताबिक हैं, कुछ जो है बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमारा इख्तलाफ है उसके ऊपर। तो असल में मेरा जाती व्यू ये है कि दो एक्सट्रीम व्यू जो है वो बन गए। एक तरफ से अपोजिशन का जो आप पीटीआई का व्यू कह रहे हैं, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट का। हमें इंडिपेंडेंटली सोचना चाहिए कि इंडिपेंडेंटली एज एन इंस्टीट्यूशन हम किस तरह से सोचते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इश्यूज हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनली देखना चाहिए, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के हवाले से देखना चाहिए, और जुडिशियल सुप्रीमेसी के हवाले से देखना चाहिए। मतलब अगर मुझे ये बताइएगा कि आज क्योंकि दर आपने इस बात की मुखालफत की कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मसला नहीं हल होता तब तक ये तैनाती ना हो जस्टिस आमिर फारूक की। अब वहाँ जो हो रहा है, ज़रा पिछले हफ्ते भी जो मुख्तलिफ ओहदे थे, इंतजामी मामला थे, वो वापस लिए गए मुख्तलिफ जजेस से। आज भी ये हुआ कि जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक से कानूनी उमूर की जिम्मेदारी वापस लेकर एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास को दे दी गई। इसके अलावा हमें नजर आया कि जो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजी थी वो भी जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्तरद कर दी। जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं समझता हूं ये मुनासिब नहीं है, ये और इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस पैदा करेगा। इसी वजह से मेरी राय यह थी कमीशन के अंदर भी कि जब तक जो है वो इन चीजों का फैसला होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल इस ये ट्रांसफर्स के हवाले से सीनियरिटी वाले इशू पर खासकर इसका जो है वो डिसीजन होना चाहिए, ताकि जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हमारा प्रॉपरली हो।